Hello friends, in this video we will discuss about the class 10th chapter first, right? My name is Jitendra Kumar Saini, PGT Chemistry, Kendriya Vidyalaya Rangapad Kent. So let's start the chapter. The chapter first is chemical reactions and equations, right? ये आपका पहला चैप्टर है साइंस का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. So what is the meaning of chemical reaction and equation and what is the difference of reaction and equation? So students, when two or more molecules or compounds are react to each other and form a new product, right? It means that जब दो और दो से अधिक मॉलिक्यूल और कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं और किसी एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इट मीन्स उसमें केमिकल चेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन. और जो चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस जो हो रही है, उसे अगर हम इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स हम नोट डाउन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी will discuss about the reaction and equations, right? What is equations, how can write a balance equations, and what is reactions and types of reactions. Okay, so first of all, learning objective of this chapter, it means after the studying this chapter we can able to understand the following things. First one is describe the chemical reactions. सेकंड डिस्क्राइब द केमिकल इक्वेशंस, राइट? जैसा कि अभी मैंने पहले बताया आपको कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, इनको हम जान पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, राइट? इसके बाद डिस्क्राइब द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. केमिकल इक्वेशंस तो लिख दी, बट एक लॉ आता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, जो क्या कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. तो हम यहाँ केमिकल इक्वेशंस को लिखने के बाद उसे बैलेंस करना भी सीखेंगे. इसके बाद आता है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, कि केमिकल रिएक्शंस कितने तरीके की होती हैं, हम उसको भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके, तो whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place, right? यानी जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें एक केमिकल रिएक्शन हुई है. जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जब हम मिल्क को गर्म नहीं करते, नॉर्मली अपने घरों में देखा है कि इन द समर वेकेशंस, समर में क्या होता है, जब टेम्परेचर हाई रहता है और अगर हम दूध को गर्म करना भूल जाते हैं, मिल्क को, तो वो उसमें खट्टी सी स्मेल आने लगती है, राइट? लाइक, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में. तो वो क्या है? एक केमिकल चेंज है कि जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज कहेंगे. इट मीन्स दैट the lactose sugar which is present in milk it convert into lactic acid, right? तो वो भी क्या हुई? एक केमिकल रिएक्शन हुई. जैसे आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है आपकी चैप्टर में, दिस वन, when magnesium rubber is burned in presence of air then magnesium oxide is formed, right? यानी जब मैग्नीशियम रिबन को गर्म किया जाता है, जलाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी मटेरियल को जब हम बर्न करते हैं तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, जिसे हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं, राइट? तो यहाँ पर जो एक्टिविटी दिखाई गई है उसमें मैग्नीशियम रिबन को विद द हेल्प ऑफ बर्नर बर्न किया जा रहा है और उसकी ऐश कलेक्ट की जा रही है. जो ऐश है वो क्या है? जो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, राइट? तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है. नेक्स्ट आता है, इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है. कैसे हो रहा है? कि जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, राइट? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक ग्रेनुअल्स डाल दी जाती है. तो जिंक, वी नो दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव, राइट? तो जिंक को जब डाइल्यूट H2SO4 में डाला जाता है तो जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, ZnSO4 का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. यानी जब जिंक रिएक्ट करता है किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है. तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, राइट? नेक्स्ट आता है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन whether a chemical reaction has taken place. Change in state, change in color, evolution of a gas,
चेंज इन टेम्परेचर, यानी ये थिंग्स अगर किसी भी रिएक्शन में हो रही है तो वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, राइट। जैसे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन CO2 प्लस H2O, तो बेटा ये क्या बन रहा है, वैक्स सॉलिड बन रहा है, वैक्स लिक्विड बन रहा है, चेंज इन स्टेट, ठीक है, स्टेट में चेंज हो रहा है, राइट, यानी इनकी स्टेट चेंज हो रही है, गैस से लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंज है, राइट। इसके बाद लेमन जूस है, लेमन जूस देखो, KMnO4, KMnO4 में जैसे ही लेमन जूस ऐड करेंगे तो कलर ऑफ KMnO4 क्या हुआ, डिसअपियर हुआ, तो चेंज इन कलर, तो ये भी क्या हुई, एक केमिकल रिएक्शन हुई, ठीक है। चेंज डिसअपियर क्यों हुआ, बिकॉज एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ जो कैसा था, कलरलेस था, इसलिए जब KMnO4 में लेमन जूस डाला जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, एक कलरलेस सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेता है। और एक नेक्स्ट डायग्राम में क्या शो हो रहा है, नेक्स्ट डायग्राम में शो हो रहा है कि जिंक ग्रेनुअल्स को जब हम H2SO4 या HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवोपरेट होती है, राइट। तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है साइंस ऑफ sign of chemical reactions. There are four main signs that indicate a chemical reaction has taken place, right? Solid, liquid, gas, यानी change in state. ये अगर state में change हो रहा है तो वहाँ भी chemical reactions हो सकती है, अगर color में change हो रहा है तो वहाँ भी chemical reaction हो सकती है। Evolution of gas, यदि किसी reaction के दौरान gas evaporate हो रही है तो वो भी एक chemical reaction है, या temperature change हो रहा है तो वहाँ पे भी क्या हो सकती है, एक chemical reaction हो सकती है। इसके बाद आता है chemical equation। Chemical equations: when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. The simplest way to do this is to write it in the form a word equation. Right? यानी जो reaction हुई उसको बोलना एक टफ है, थोड़ा ज़्यादा बोलना पड़ता है, लेकिन अगर हम इसे वर्ड में लिख दें तो वो एक वर्ड इक्वेशन बन जाती है जो थोड़ा इजी रहता है। तो हम इसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज गिव टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम क्या कहेंगे, वर्ड इक्वेशन, बिकॉज हमने एलिमेंट का क्या लिखा है, नेम लिखा है, अभी हमने सिंबल नहीं लिखा है, राइट। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक वर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट आता है कि जो ये मैग्नीशियम है, ये तो क्या है, यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आता है, राइट। तो रिएक्टेंट क्या हुए, द सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट बिफोर ए केमिकल चेंज। जैसे अभी हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो यहाँ मैग्नीशियम क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ। आफ्टर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन वी कैन गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी जब मैग्नीशियम रिबन को हमने गर्म किया, जलाया उसको, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, राइट। तो प्रोडक्ट क्या हुआ हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, द सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट बिफोर ए केमिकल चेंज और रिएक्शन टेक्स प्लेस, राइट। प्रोडक्ट द न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल चेंजेस। तो केमिकल इक्वेशंस indicate the reactant and product of a reaction, right? A word equation shows change of reactions to produce through an arrow placed between them। यानी एक इक्वेशन को हम एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ये जनरली 9th क्लास में हम सीख लेते हैं। द रिएक्शन आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them, right? अगर हमारी रिएक्शन में दो से ज़्यादा या दो रिएक्टेंट है तो A प्लस बी, इट मीन्स दैट A एक अलग रिएक्टेंट है, B एक अलग रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्ट करेंगे तो A प्लस बी इक्वल्स टू C प्लस डी, जो कि हमारे क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो इसको एक वर्ड इक्वेशन को लिखने का तरीका है कि पहले रिएक्टेंट को लिखते हैं, अगर रिएक्टेंट दो और दो से ज़्यादा है, मोर देन टू है, तो हम प्लस का साइन यूज करते हैं। आफ्टर दैट अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और प्रोडक्ट कितने हैं, टू और मोर देन टू है, तो हम उनके बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स and shows the direction of chemical reactions, right? Writing a chemical equation, ये जो हमने वर्ड इक्वेशन लिखी इस इन द प्रेजेंट, अगर हम इसको सिंबल में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस O2 इक्वल्स टू MgO। अभी जो यहाँ पर इक्वेशन हो रही है वो बैलेंस्ड नहीं है, केवल अभी हमने एक इक्वेशन लिखी है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS of the arrow.
Is the number of atoms of each element the same on both the sides? No. देखो मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? एक है। राइट हैंड साइड में भी एक है, बट लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? दो। और राइट हैंड साइड में कितने हैं? एक। तो ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड नहीं है। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द equation. Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction. Equation is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air. Balanced chemical equation यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो बैलेंसिंग फॉर्म में लिखते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी जनरेट भी नहीं किया जा सकता और उसे हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतने ही मास का हमारे को क्या मिलेगा? प्रोडक्ट भी मिलेगा। बस उसके केमिकल फॉर्मूले में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा, राइट। That is the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants, right? In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction. Hence, we need to balance a skeletal chemical equation. तो मास को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा कि दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स को हमें क्या करना होगा? सिमिलर करना होगा। उसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम ये देखेंगे कि दोनों तरफ रिएक्टेंट में कोई एलिमेंट है वो कितने हैं और प्रोडक्ट में एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं। दोनों तरफ एलिमेंट्स के नंबर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। उसे हम बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस कहते हैं, यानी हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। जैसे कि इस रिएक्शन में इस डायग्राम में शो हो रहा है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, राइट। यानी H2 + Cl2 = HCl। लेकिन ये एक बैलेंस इक्वेशन नहीं है, जैसा कि इस डायग्राम में शो हो रहा है कि इसमें दो हाइड्रोजन है, दो क्लोरीन, लेकिन एक तरफ एक ही हाइड्रोजन है और एक ही क्लोरीन है, तो ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। H2 + Cl2 = HCl। तो ये क्या है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि रिएक्टेंट्स हाइड्रोजन 2 प्रोडक्ट 1, रिएक्टेंट्स क्लोरीन 2 प्रोडक्ट 1, राइट। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि HCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2HCl करेंगे तो ये बैलेंस क्या हो, इक्वेशन क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। H2 + Cl2 = 2HCl, राइट। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हमें इक्वेशन को लिखते समय उसे बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद आता है लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, इसके लिए हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं और हम इक्वेशन को बैलेंस करना हम सीख जाएंगे, राइट। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है Fe+H2, यानी आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। पहले हम रिएक्शन देखते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में केवल आयरन का एक एटम है, जबकि राइट हैंड साइड में आयरन के 3 एटम है, राइट। इधर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का एक ही एटम है, जबकि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम है। तो हमें इसको बैलेंस करना है स्टेप बाय स्टेप। वो कैसे करना है? टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ boxes around each formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation. तो ये सिंपल तरीका है कि जब भी हम किसी बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे? बॉक्स में लिख देंगे, राइट। जैसा कि इस डायग्राम में शो किया गया है। बॉक्स में करना है, फर्स्ट स्टेप ये है कि उनको बॉक्स में बंद कर देना है। इसके बाद क्या करना है? लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। हमें उन्हें एक लिस्ट बना लेनी है उनकी कि हमारी इक्वेशन में कितने एलिमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। फिर क्या कर लिखना है? नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, कि वो एलिमेंट्स हैं वो कितने रिएक्टेंट्स के फॉर्म में हैं और कितने प्रोडक्ट के फॉर्म में। जैसे इन द प्रीवियस रिएक्शन आयरन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था, कितना था? आयरन 1 था, लेकिन प्रोडक्ट में कितने थे? 3 थे, राइट। हाइड्रोजन 2 2 दोनों इक्वल है, बट ऑक्सीजन देखिए नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज 1 बट इन प्रोडक्ट इज 4, राइट। तो हमें क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप है इट इज ऑफ
often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be a reactant or a product. In that compound, select the element which has the maximum number of atoms. Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the RHS and only one of the LHS, right? यानी जब किसी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसी एक साइड कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा है, हम उसे सेलेक्ट करते हैं और दूसरी साइड उसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं। जैसा कि इस इक्वेशन में ऑक्सीजन ज़्यादा है, Fe3O4, एक तरफ 4 ऑक्सीजन है जबकि एक तरफ कितने हैं, केवल एक ही ऑक्सीजन है, राइट। तो हम उसे बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, LHS को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन एटम इनिशियल, देखिए इन द रिएक्टेंट H2O इन द फॉर्म ऑफ H2O ऑक्सीजन केवल कितने हैं, एक है, जबकि प्रोडक्ट में कितने, 4 हैं। तो हमें इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, LHS में H2O को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। 4H2O हमें लिखना होगा। इस तरीके से हमारा ऑक्सीजन दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स, it must be remembered that we cannot alter the formula of compounds or elements involved in the reaction. For example, to balance oxygen atom, we can put coefficient 4 as 4H2O and not H2O4, right? यानी अगर हमें किसी एटम को बैलेंस करना है तो हम उसके आगे कोफिशिएंट लगाएंगे, ना कि उसमें सफिक्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल H2O4 हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 4H2O। नाउ द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम, देखिए अब बैलेंस में हमने ऑक्सीजन, सॉरी इक्वेशन में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, तो अब इक्वेशन कैसी बनी, Fe प्लस 4H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2O। अभी क्या हुआ है, केवल दोनों तरफ क्या बैलेंस हुआ है, ऑक्सीजन। अभी क्या रह रहा है, आयरन रह रहा है और हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, आयरन एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू proceed further. Let us balance hydrogen atoms in the partially balanced equation. तो अब देखते हैं जो हमने पार्शियली यानी जिसमें ऑक्सीजन बैलेंस किया था, अब देखते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं एक तरफ। तो इन द रिएक्टेंट हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं हमें, 8, ठीक है, 8 हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहे हैं, जबकि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन एटम कितने दिखाई दे रहे हैं हमें, 2। तो हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से, राइट। तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे RHS राइट हैंड साइड में, तो हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब क्या बचता है इसके बाद बचता है हमारा आयरन, राइट। तो स्टेप 5, एग्जामिन द अबोव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड। कौन सा है वो, आयरन है। आयरन है तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि RHS यानी प्रोडक्ट में आयरन एटम्स कितने दिखाई दे रहे हैं हमें, 3, और लेफ्ट हैंड साइड में आयरन केवल 1 है। तो बस वेरी सिंपल, आयरन को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से। तो टू इक्वलाइज आयरन वी टेक 3 एटम्स ऑफ आयरन ऑन द LHS, राइट। तो हम देख पा रहे हैं 3Fe प्लस 4H2O इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस 4H2O। फाइनली टू चेक द करेक्शन ऑफ द correctness of the balance equation, we count atoms of each element on both side of the equation। तो हम काउंट करते हैं, यानी जब हम हर एलिमेंट को बैलेंस कर चुके होते हैं तो फाइनल इक्वेशन में दोनों तरफ हम सभी एलिमेंट को काउंट करते हैं, एक बार रीचेक करते हैं। तो इधर देखते हैं कि आयरन कितने हैं हमारे पास, 3 है, राइट। इधर भी आयरन कितने हैं, 3 है, राइट। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4 है, इधर भी कितने हैं, 4 है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 8 है, और इधर भी कितने हैं, 8 है। इट मींस दैट ये रिएक्शन क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गया। द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole coefficient, right? Next, step 7, writing symbols of physical state carefully. Examine the above balance. Does this equation tell us anything about the physical state of each reactant and products? No. यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमने इक्वेशन को बैलेंस किया है उसमें कहीं भी ये शो नहीं हो रहा है कि किस एटम की या किसी एलिमेंट की या किसी कंपाउंड की फिजिकल स्टेट कौन सी है। No information has been given in this equation about their physical state. To make a chemical equation more informative, the physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid and aqueous and solid state of reactants
and products are represented by the notations G, I, A, C, A, Q and S, right? अगर हमें किसी केमिकल इक्वेशन में कंपाउंड्स की एलिमेंट्स की फिजिकल स्टेट शो करनी है तो फॉर द गैसेस स्टेट हम क्या लिखेंगे G, फॉर द लिक्विड स्टेट हम लिखेंगे L, फॉर द एक्वस स्टेट हम क्या लिखेंगे AQ एंड फॉर सॉलिड स्टेट हम क्या लिखेंगे S, राइट? द वर्ड एक्वस AQ is written if reactant or product is present as a solution in water, यानी एक्वस कब लिखा जाता है जब कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक सॉल्यूशन वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है, मिल प्रेजेंट हो, इन द फॉर्म ऑफ वाटर सॉल्यूशन प्रेजेंट हो, तो हम वहाँ क्या लिखेंगे एक्वस लिखेंगे, राइट? 3Fe आयरन सॉलिड फॉर्म में होता है प्लस 4H2O गैसियस फॉर्म में, यानी वेपर इसके साथ रिएक्ट करती है Fe3O4 सॉलिड बनता है, फिर 4H2 यानी गैसियस फॉर्म में ये इवोपरेट होता है हाइड्रोजन गैस। तो हम इसको इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल स्टेट भी हम किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं इसको मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, राइट? नेक्स्ट आता है कि अगर हमें किसी इक्वेशन में टेम्परेचर शो करना है, कैटलिस्ट शो करना है, तो उसे हम कहाँ ड्रॉ करते हैं, कहाँ लिखते हैं? उस एरो के ऊपर बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो हम एरो शो करते हैं उसमें लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है CO प्लस 2H2, जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है CH3OH, तो कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ठीक है? तो हमने इस टेम्परेचर को इस एरो के ऊपर दिखाना है। नेक्स्ट एग्जांपल है 6CO2 प्लस 6H2O, तो ये सनलाइट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होती है C6H12O6 प्लस 6O2, तो सनलाइट यानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और किस में होता है ये क्लोरोफिल में होता है, तो इनको हम कहाँ दिखाना है एरो के ऊपर हमें दिखाना है, राइट? एक क्वेश्चंस की बात करते हैं, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम इज एन एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल, राइट? मैग्नीशियम एक बहुत रिएक्टिव मेटल है। व्हेन स्टोर्ड it react with oxygen to form a layer of magnesium oxide on its surface. This layer of magnesium oxide is quite stable and prevents further reaction of the magnesium with oxygen. Right? यानी क्वेश्चन क्या है हमारा, why should a magnesium ribbon be clean before burning in air? यानी मैग्नीशियम रिबन हमारे पास जो रखा हुआ है उसको गर्म जलाने से पहले हमें उसे साफ करना होता है। क्यों? उसका कारण है कि मैग्नीशियम रिएक्टिव होती है, और बेटा वो रिएक्शन जब एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो एयर के साथ रिएक्ट करती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक बन जाती है, जो कि फर्दर उसको आगे की रिएक्शन करने के लिए क्या करती है, रोकती है। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को गर्म करेंगे, जलाएंगे, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द बैलेंस राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। एक वर्ड इक्वेशन दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अभी जैसे हमने पढ़ा था हाइड्रोजन किस फॉर्म में लिखेंगे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, क्लोरीन भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू HCl। तो हम इसको जब बैलेंस करेंगे तो हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर इक्वल फ्रॉम दी बोथ साइड, राइट? यानी दोनों तरफ से क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इक्वल्स टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड थर्ड है सोडियम प्लस वाटर इक्वल्स टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इन्हें हमें बैलेंस करना है। तो इनके आंसर्स हैं H2 प्लस Cl2 इक्वल्स टू 2HCl, बैलेंस्ड है। सेकंड है 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इक्वल्स टू 3BaSO4 प्लस 2AlCl3, दोनों तरफ बैलेंस है, ठीक है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स। थर्ड है 2Na प्लस 2H2O इक्वल्स टू 2NaOH प्लस H2, ये भी बैलेंस है, ठीक है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। Solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। हमें इस सेंटेंस से एक इक्वेशन कन्वर्ट करनी है, तो इसमें इक्वेशन सेंटेंस में क्या कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों के सॉल्यूशन को मिला दिया गया है BaCl2 को और Na2SO4 को, ठीक है, और क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है, ठीक है? तो हमें इस इक्वेशन को लिखना है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक इक्वेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर react with hydrochloric acid solution and water to produce sodium chloride solution and water। तो हमें इन दोनों स्टेटमेंट को वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है BaCl2 प्लस Na2SO4। इसको बैलेंस करते हैं BaSO4 प्लस 2NaCl, और सेकंड आंसर आता है हमारा NaOH प्लस HCl, और
इसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। तो बोथ इक्वेशंस आर बैलेंस्ड, राइट। ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। क्या कहता है मास ऑफ कंजर्वेशन? के मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। बिकॉज हम उसको ना तो जनरेट कर सकते हैं, ना ही मास को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास रिएक्टेंट का उतना होता है, उतना ही हमें प्रोडक्ट का भी करना होता है। इसीलिए हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते समय उसकी बैलेंसिंग को ध्यान में रखना है, हमें उसे बैलेंस करके ही लिखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, हैव ए गुड डे।